औरतों के लिए इतना अच्छा बिल लाए हैं ये कि औरतों से ये कहा जाएगा कि तुम 5 साल ये साबित करो कि तुम प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो। औरत कहाँ से साबित करेगी कि हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं? मर्द तो साबित कर सकता है, मैं मस्जिद जाता हूँ, इमाम कह देगा आते हैं नमाज़ पढ़ने। क्या औरतों के बुर्के उतरवाओगे? गरीबों को भी लूट रहे हैं, औरतों के साथ मजालिम कर रहे हैं, और झूठ कैसा बोल रहा है ये आदमी, सुबह से शाम तक झूठ बोलता है। तो हम सलाम करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने संविधान की हिफाजत करने के लिए एक आवाज़ लगाई है। धांधली और अपनी अक्सरियत का जोम दिखाकर, और ये कि हम तो पास करेंगे, और किस कदर झूठ बोला गया है। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि चीफ जस्टिस सॉलिसिटर जनरल से कहेंगे कि आपने जो 29 लाख लोगों से बात करी है और हर जगह कमेटी में गए हैं, इसकी ज़रा रिपोर्ट पेश कर दीजिए। अगर इन्होंने ये पास कर दिया कि यहाँ पर हमारी वफ़ की ज़मीनों पर हिंदू आएंगे, गैर मुस्लिम आएंगे, तो सबसे पहला पिटीशन मैं दायर करूँगा कि अयोध्या में मुझे जगह दी जाए। कि मेरे भाइयों, अभी सो मत जाना, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ख़ास तौर से गैर मुस्लिमों को जाके बताओ, उनको बहुतों को इसका इल्म नहीं है। वक्फ लॉ को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इनिशियली तौर पर 2 चीज़ों पर, 2 पॉइंट्स पर जो रोक लगाई गई है, उसका स्वागत किया जा रहा है। देश के जो बुद्धिजीवी हैं, न सिर्फ मुसलमान बल्कि दीगर कौम भी इसका पूरी तरह से स्वागत कर रही है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 5 तारीख के बाद क्या ये बाकी रहेंगे जो रोक लगाई गई है, या फिर इसको लेकर के जो है दूसरा रुख अपनाया जाएगा? क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कल जिस तरह से कहा कि हमें 1 हफ्ते का वक्त चाहिए, तुषार मेहता ने, और सुप्रीम कोर्ट ने जो चीफ जस्टिस हैं, जैसे ही उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त मांगा, तो उसके साथ साथ ख़ास तौर से 2 बिंदुओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई, जिससे कहीं ना कहीं जो इसका दुरुपयोग होने वाला था, ख़ास तौर से ज़मीनों पर जो कब्ज़ा होने वाला था, फ़िलहाल वो कहीं ना कहीं रुकता नज़र आ रहा है। हमारे साथ इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद अदीब साहब। किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? नॉर्मली ये बात सामने आ रही है कि जब एक बार किसी चीज़ पर स्टे लग जाता है, रोक लग जाती है, तो वो बढ़ता चला जाता है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, चाहे वो दिल्ली में बिल्डोज़र का मामला हो, हल्द्वानी में बिल्डोज़र का मामला हो, किसान के कानून का मामला हो, इन तमाम में थोड़े थोड़े दिनों को रोक लगी और वो बढ़ता चला गया। आज जो हल्द्वानी का मामला है, कई साल हो चुके हैं और लगातार वो उस पर रोक बढ़ रही है। देखिए, जो हम लोग कह रहे थे कि ये एक्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अपोजिशन के लीडर हाथ जोड़ जोड़ के पार्लियामेंट में, राज्यसभा लोकसभा में कह रहे थे ये क्या कर रहे हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। लेकिन उनकी तो नीयत से ये थी कि इससे हम मियाँओं को ठीक करेंगे, क्योंकि हर रोज़ उनको ऑक्सीजन मिलती है जब वो तकलीफ़ पहुंचाते हैं माइनॉरिटीज़ को, बिलखुसूस मुसलमानों को, और उन्होंने ज़िद में ये काम भी किया। तो उस नवैये से अगर देखा जाए तो हम सलाम करते हैं अपने सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने संविधान की हिफाजत करने के लिए एक आवाज़ लगाई है। लेकिन मैं आपसे एक बात अर्ज़ कर दूं, ये 2 या इश्यूज़ पे जो मसला हुआ है, इसमें यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा हमको फ़ायदा मिला है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ 40 अमेंडमेंट थे 2013 के एक्ट में, और उस एक्ट को पास करने में यूनानिमस ही पास हुआ था। बीजेपी के एमपी उसके मेंबर थे, उसके और सारे अपोजिशन के, अकाली दल के मेंबर उसके मेंबर थे। उसको कहते हैं एक्ट या बिल। ये जो धांधली और अपनी अक्सरियत का जोम दिखाकर, और ये कि हम तो पास करेंगे, और किस कदर झूठ बोला गया है। आप देखिए कि पार्लियामेंट के अंदर वो जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है, उसने कहा 29 लाख लोगों से बातचीत करी,
तो वो जो 29 लाख से बात करी है, बताओ उस लोगों का जवाब क्या था। हम लोगों को जो इल्म है कि मुश्किल से 1 या 2% लोगों ने इस बिल की हिमायत करी थी, और वो भी वो लोग थे जो स्टेक होल्डर नहीं थे, जो हिंदू संगठन थे, उनको बुला के कह दिया कि साहब ये बिल बहुत अच्छा है। ये नहीं बताया कि उसमें से जो लोगों ने जो मुखालफत करी उनकी तादाद कितनी थी, जिन्होंने हिमायत करी उसकी तादाद कितनी थी। वहाँ उन्होंने अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर ये बकवास कर दी और लोग चुप हो गए। सुप्रीम कोर्ट में भी ये कहा गया। मैं ये उम्मीद कर रहा था कि चीफ जस्टिस सॉलिसिटर जनरल से कहेंगे कि आपने जो 29 लाख लोगों से बात करी है और हर जगह कमेटी में गए हैं, इसकी ज़रा रिपोर्ट पेश कर दीजिए। अगर वो रिपोर्ट पेश मांग लेते तो मामला उसी वक्त साफ हो जाता कि 99.9% लोग इस बिल के ख़िलाफ़ थे, लेकिन इनको तो हिंदू मुसलमान करके फ़ायदा करना था। और ये आदमी बड़ा गज़ब का आदमी है जो प्राइम मिनिस्टर है। कल उसने एक तकरीर करी कि साहब हम कुछ बोरों को बुला के फ़ोटो खिंचवाई, और आपको पता ही है कि बोरों का तो एक ही भगवान है, पैसा कमाना। और उस पैसे कमाने में उसके लिए मुजबिल ये है कि वो जो चाहिए करवा लीजिए। आपको पता ही है कि 2002 में जब दंगा हुआ, इनकी दुकानें लूटी, इनके घर लूटे, लेकिन पैर छूने पकड़ने के लिए फ़ौरन चले गए, माँ बाप माफ़ कर दो, हमें और मार लो, हमारा धंधा चलने दो। ये वो कौम है। उसको ले जाके इन्होंने जो कल बयान दिया है, वो हैरत अंगेज़ बयान ये है कि हम औरतों के और गरीबों के लिए बिल लाए। औरतों के लिए इतना अच्छा बिल लाए हैं ये कि औरतों से ये कहा जाएगा कि तुम 5 साल ये साबित करो कि तुम प्रैक्टिसिंग मुसलमान हो। अब क्या बुर्कापोश औरतों के घरों में जाके देखेंगे ये? इसका मतलब औरतों को तो साफ़ ही कर दिया। औरत कहाँ से साबित करेगी कि हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान हैं? मर्द तो साबित कर सकता है, मैं मस्जिद जाता हूँ, इमाम कह देगा आते हैं नमाज़ पढ़ने। क्या औरतों के बुर्के उतरवाओगे? तो औरत तो कल्याण तो तुमने वैसे ही कर दिया। कह रहे औरतों के लिए लाया हूँ। फिर ये कहा कि गरीबों के लिए लाया हूँ। गरीबों के लिए शकील साहब, जो लोग वफ़ करते हैं वही करते हैं जिनकी हैसियत होती है, और वो अपने गरीब भाइयों के लिए करता है कि भाई मेरे पास एक्स्ट्रा मनी आ गई है, एक्स्ट्रा ज़मीन आ गई है, एक्स्ट्रा घर आ गया है, और मैं अपने अल्लाह को खुश करने के लिए अपने गरीब भाइयों के लिए ये दान दे रहा हूँ। अब वो तो कह रहे हैं कि हम सब छीन लेंगे। जब ये तुम छीन लोगे तो गरीब कहाँ से खाएगा? गरीब का जो ज़रिया है वो भी खा रहे हो, यानी गरीबों को भी लूट रहे हैं, औरतों के साथ मजालिम कर रहे हैं। और झूठ कैसा बोल रहा है ये आदमी, सुबह से शाम तक झूठ बोलता है और सारे अखबारों में छपा है। औरतों का भला करने जा रहे हैं, क्योंकि उसे पता लग गया कि सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है कि तुम अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हो। उस पर नहीं बोल रहा है। उसने एक नया तमाशा शुरू किया कि हम औरतों के लिए कर रहे हैं। अरे औरतों के तुमने गला ही काट दिया, वो तो शामिल हो ही नहीं सकती। 5 साल का सबूत कहाँ से लाएंगी? कौन सा मौलवी जाके देगा कि ये 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुसलमान है? तो उनको तो काट ही दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से परसों मौखिक टिप्पणियां की गई, ख़ासतौर से वक्फ संपत्ति को लेकर जो बात कही गई, उसके अलावा हिंदू जो मेंबर्स उसमें होंगे उसको लेकर साफ साफ कहा कि क्या बोर्ड में आप हिंदू बोर्ड्स में किसी मंदिर के बोर्ड में मुसलमान को रखेंगे? तो जब ही ये बात सामने आ गई थी कि कम से कम इन 2-3 पॉइंट्स पर तो सुप्रीम कोर्ट स्टे देने जा रहा है। और तुषार मेहता इसके बाद कहीं ना कहीं गड़बड़ाते हुए नज़र आए। 1 दिन का वक्त लिया लेकिन जवाब नहीं दे पाए, फिर 1 हफ्ते का वक्त मांगा है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या कुछ खेल करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, उनके पास कोई जवाब नहीं है। देखिए, पार्लियामेंट में जब बहस हुई उससे बात साफ हो गई कि अपोजिशन के जितने लीडर थे उन्होंने पॉइंट वाइज एक पॉइंट पे ये बताया कि ये इल्लीगल है, तुम मेजॉरिटी की हैसियत से जुल्म कर रहे हो। अपोजिशन की गवर्नमेंट की तरफ से जो मिनिस्टर साहब बोले थे
बिल्कुल वही उन्होंने बोला। मेरिट का कोई जवाब नहीं दिया। हमेशा जब बहस होती है तो मिनिस्टर एक एक चीज़ का जवाब देता है कि भाई हमने ये किया, सवाल उठाए। हर अपोजिशन के लीडर ने किसी का जवाब पार्लियामेंट में दिया, इसलिए कि जवाब था ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप सॉलिसिटर जनरल का बयान देखें तो कोई जवाब दिया उन्होंने नहीं दिया। उनका मकसद ये किसी सूरत से ये डिले हो जाए और इसलिए उन्होंने टाइम मांगा तो चीफ जस्टिस से 24 घंटे का टाइम दिया। अब ये फिर टाइम इन्होंने मांगा क्योंकि 13 तारीख को चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं। तो चीफ जस्टिस जब रिटायर होंगे तो फिर नई बेंच बैठेगी, उसमें टाइम लगेगा। उसमें ये और ख़रीदारी करेंगे, कुछ ख़रीदेंगे, बेचेंगे, कुछ जो भी चाहें को करना है। और लेकिन मुझे ये लगता है कि चीफ जस्टिस ने जब ये इनको टाइम दिया है, अगर आपने उसके अंदर की प्रोसीडिंग देखी हो तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा क्या कल कि साहब हम सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, हम हिंदुस्तान की हुकूमत की नुमाइंदगी करते हैं और हमें मौका दीजिए, क्योंकि ये पार्लियामेंट से बिल पास हुआ है, कि हम इसका जवाब कायदे से दे सकें। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ने ये उनकी बात सुन ली, इसलिए कि ये बड़ा मुश्किल होता है जब आप पार्लियामेंट से कोई बिल पास करते हैं, उसको उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट हमेशा शिकायत नहीं करती अनलेस एंड अनटिल वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो यहाँ तो आर्टिकल 26 का टोटल वायलेशन था। अब उनकी फिर ये कोशिश होगी 5 तारीख को कि कुछ और अमेंडमेंट मिल जाए। मुझे उम्मीद है, मैं अभी भी नेगेटिव नहीं हूँ, कि जुडिशरी का जो अभी का जो रवैया है उसमें मुझे लगता है कि जो कुछ वो बोल चुके हैं उससे पीछे नहीं जा पाएंगे। वो ये सब ऑन रिकॉर्ड आ चुका है, वो लिख चुके हैं। अब बहुत से इश्यूज रह गए हैं। अगर इन्होंने ये पास कर दिया कि यहाँ पर हमारी वक्फ की ज़मीनों पर हिंदू आएंगे, गैर मुस्लिम आएंगे, तो सबसे पहला पिटीशन मैं दायर करूँगा कि अयोध्या में मुझे जगह दी जाए। और आपको शायद मालूम हो, हमारे दोस्त हैं दया सिंह, उन्होंने ऑलरेडी डाल दिया है, उन्होंने ऑलरेडी प्रोपेगेंडा कर दिया है कि हम अब मंदिरों में अपनी नुमाइंदगी चाहते हैं और ये तमाशा खड़ा होगा। लेकिन फिंगर क्रॉस्ड है, हिंदुस्तान की तारीख में ये बड़ी खुशी की बात है जिस तरह से हम सुप्रीम कोर्ट से मायूस थे और पुराने जजेस के जजमेंट थे, उसने आम पब्लिक को मायूस कर दिया था। लेकिन हम आज ये समझ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ उम्मीद की किरण है और उम्मीद हम ये करते हैं कि 5 तारीख के आगे कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। अदीब साहब, इसमें जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक ज़बरदस्त स्टेप लिया, तमाम मिली तंजीमों ने यह फैसला किया कि लगातार प्रोटेस्ट किया जाएगा, सड़कों पर भी उतरेंगे और उसके अलावा कमरों के अंदर भी इसको लेकर के मीटिंग्स की जाएंगी, तो उसको कितना प्रभावी मानते हैं और क्या ये सिलसिला इस रोक के बाद भी जारी रहेगा? इसका बहुत असर हुआ है। देखिए, जो लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं वो भी तो हिंदुस्तानी हैं, वो भी तो हमारी तरह भाई हैं हमारे, और वो भी अखबार पढ़ते हैं, वो भी टीवी देखते हैं। अगर हम अपनी बेहिसी का हिसाब देते और घर में बैठे रहते तो शायद इतनी जुर्रत जजेस की उतनी ना होती। लेकिन जजेस ने भी एंटिसिपेट कर लिया ये बात, और जजेस ये समझते हैं कि मुल्क जो है वो किसी सूरत से टूटने न पाए। वो मुहाफिज हैं, यहाँ के कस्टोडियन हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन के। उनको ये समझ आ गया कि अगर ये नाइंसाफ़ी हुई और ये किया गया, जिस तरह से हंगामे शुरू हुए, बल्कि आपको याद ही है कि पहले दिन उन्होंने कलकत्ते का जिक्र किया, नाराज़गी का जिक्र किया, लेकिन जिक्र तो हो गया कि ये भी हो सकता है
जो केरल में जो कल आपने देखा जो मजमा निकला, हैदराबाद में निकला, ये बहुत बड़ा तूफ़ान खड़ा होगा। और आपके चैनल के ज़रिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे भाइयों, अभी सो मत जाना, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ख़ास तौर से गैर मुस्लिमों को जाके बताओ, उनको बहुतों को इसका इल्म नहीं है। वो बेचारे वही देख रहे हैं जो मोदी बोल रहा है झूठ, औरतों के लिए, औरतों के हक छीन लिए, कह रहा औरतों के लिए खिलाया हूँ, और फिर कह रहा कि मैं गरीबों के लिए लाया हूँ। और जब वक़्त की जायदाद तुम छीन लोगे तो कौन सी आमदनी औरतों उनकी बनेगी, गरीबों की। लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जितने भी हमारे सेकुलर भाई हैं, अपोजिशन के लीडर्स हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम बराबर काउंटर करें इनके झूठे प्रोपेगेंडे को। अब इनकी तो हालत आप ये देख लीजिए कि ये अपने को कहते हैं देशभक्त, इनसे बड़ा जालिम और इनसे बड़ा देशद्रोही के नहीं। एक मेरे पास एक वीडियो आया है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी कोई संज्ञान नहीं लिया है, सिर्फ मेरिट पे पूछ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा के चला रहे हैं। इनको आप देशभक्त कहेंगे? अरे ये जालिम लोग हैं, देशद्रोही हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा के वायरल कर रहे हैं। तो ये इनसे लड़ने के लिए हमारी लड़ाई अभी रहेगी, बहुत लंबी लड़ाई है। हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी जाए, हमारी औलादों की ज़िंदगी जाए, लेकिन इसके लिए हम छोड़ेंगे नहीं अपने हक़ को। ये बात हुकूमत हिंद भी समझ ले, और जो लोग अपने को देशभक्त कहते हैं वो भी समझ लें।